नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा, मैंने 2 क्लास अभी तक ली हैं। इसके बाद जो टॉपिक मैंने आपको कराए थे वो आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो उन क्लासेस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। उसके बाद एक हेडिंग आप लिखें, वैद्युत बल के बारे में मैंने बता रखा है आपको, लेकिन आइए इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। देखो एक बात ध्यान रखना आप, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में आपने 11वीं क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आप समझ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो न्यूटन ने उसके बारे में बताया था, और ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन वैद्युत बल जो है किन्हीं 2 पिंडों के बीच नहीं लगता है, बल्कि किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच लगता है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगता है। आप जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन तो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसे आप क्या कहते हैं? वैद्युत बल। तो आप आवेश भी कह सकते हैं, आप आवेशित कण भी कह सकते हैं। तो आप वैद्युत बल की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, या किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत, इसके बाद आप लिखेंगे वैद्युत बल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है, या इससे पहले एक बात आप और समझ लीजिए, वैद्युत बल के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो हमारे टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? स्थिर वैद्युत बल। देखो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थिर वैद्युत बल, तो यानी वैद्युत बल तो आप जानते हैं किसके बीच लगता है? वैद्युत बल केवल लगता है आवेशित कणों के बीच, आवेशों के बीच। और स्थिर यहाँ पर शब्द आया हुआ है, इसका सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा? किन्हीं 2 स्थिर कणों के बीच, स्थिर आवेशित कणों के बीच, किन्हीं 2 स्थिर आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से भी, किन्हीं 2 स्थिर, बस इसमें नई बात क्या है? स्थिर कण कैसे होने चाहिए? दोनों स्थिर। तो किन्हीं 2 आवेशित स्थिर कणों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद स्थिर वैद्युत बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत बल आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या होता है? आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और दूसरा क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, समान आवेशों के बीच। देखो ये बात मैंने आपको बताई थी। आकर्षण बल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास पहला आवेश है धनावेश और दूसरा आवेश है ऋणावेश, या आपके पास पहला आवेश है ऋणावेश और दूसरा आवेश कैसा है? धनावेश। तो इन दोनों आवेशों के बीच, यानी प्लस और माइनस के बीच या माइनस और प्लस के बीच, इसका अर्थ क्या हुआ? विपरीत आवेशों के बीच जो बल लगता है, ये कौन सा आवेश है? विपरीत आवेश। ठीक है, विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आप क्या कहते हैं? विपरीत आवेश। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहा जाता है। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रतिकर्षण बल के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो एक आवेश है आपका धनावेश और दूसरा आवेश भी कैसा है? धनावेश। ठीक है, या पहला आवेश ऋणावेश है और दूसरा आवेश भी आपका ऋणावेश है। तो ये कैसे हैं? समान आवेश। ठीक है ना, समान आवेश। विपरीत आवेश को आप, विपरीत शब्द को आप असमान भी कह सकते हो। समान का उल्टा है ना ये, असमान, यानी दोनों आवेश अलग अलग हैं। ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल के बारे में क्या है? आवेश कैसे होने चाहिए? समान आवेश। ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। इसका सीधा सा अर्थ ये है, परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं? हेडिंग आपकी आकर्षण बल है तो आप कह सकते हैं विपरीत, है ना, ब्रैकेट में असमान आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, ये आकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद देखें, समान आवेश
समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को, वैद्युत प्रतिकर्षण बल या सामान्यतः कह सकते हैं हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इसके प्रकार होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद देखते हैं, चलते हैं फिर आगे। स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल है उसी से संबंधित आपके एक नियम है जिसे आप क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। हेडिंग आप डालेंगे कूलाम का नियम। तो हेडिंग क्या है, कूलाम का नियम। देखो, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, है ना, कूलाम एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या बताया था, जिन्होंने यही बताया था जो न्यूटन ने बताया था। लेकिन न्यूटन ने किसके बारे में बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जो बात थी उसके बारे में बताया था। लेकिन जो कूलाम थे उन्होंने बताया था आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, यानी वैद्युत बल से संबंधित जो बात है उन्होंने वो बताया था। यानी कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया था उन्होंने, ब्रह्मांड में या इसमें अंतरिक्ष में या इस संसार में जो भी कण होते हैं, लेकिन उनके बीच कौन सा बल लगता है आप जानते हैं, आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। एक शब्द में कहें तो वैद्युत आकर्षण बल लगता है। लेकिन एक शर्त है, दोनों कणों पर आवेश होना चाहिए। कण कैसे होने चाहिए, आवेशित होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसमें लिखेंगे कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम के अनुसार इन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल। और एक शब्द में यदि आप कहें तो क्या कह सकते हैं, कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है ना, तो कूलाम ने क्या बताया, देखो कूलाम ने ये तो बताया कि वैद्युत बल कार्य करता है, साथ में ये भी बताया कि वो वैद्युत बल होगा कितना। देखो वैद्युत बल कितना होगा, कूलाम ने बताया, मान लो आपके पास दो बल हैं। ठीक है ना, आपको पता है पहला कौन सा है, आकर्षण बल, और दूसरा कौन सा है, प्रतिकर्षण बल। लेकिन दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, कौन सा है वो, स्थिर वैद्युत बल। तो आप देख के चलो, मान लो आपके पास दो आवेश हैं, पहला आवेश ये है और ये बिंदु की तरह दिख रहा है, डॉट की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है, पहला बिंदु आवेश। और दूसरा आवेश आपका ये है, जिसे आप क्या कहते हैं, द्वितीय बिंदु आवेश। ठीक है, तो पहला आवेश और दूसरा आवेश, आवेश को आप जानते हैं Q से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आवेश है आपका, मान लो Q1 है, और दूसरा आवेश आपका कितना है, Q2। इन दोनों के बीच की दूरी आप मान सकते हो स्मॉल r। तो कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, या आप इस तरीके से कह सकते हो, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो पहला आवेश हमने Q1 माना, दूसरा आवेश Q2 माना। ये जो बिंदु आवेश है, मैंने इस आवेश को क्या नाम दिया, बिंदु आवेश। ठीक है ना, इस आवेश का क्या नाम है, बिंदु आवेश। देखो बिंदु आवेश इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, मतलब किसकी तरह दिख रहा है, बिंदु की तरह दिख रहा है, डॉट की तरह दिख रहा है। तो इस आवेश को आप क्या कहते हैं, बिंदु आवेश। ठीक है ना, तो ये आवेश कैसा है आपका, बिंदु आवेश, एक बिंदु की तरह दिख रहा है। ये आवेश बहुत छोटा आवेश होता है, बहुत बड़ा आवेश भी हो सकता है, लेकिन क्या है, हम यदि इस आवेश को बहुत पास से देखेंगे तो फिर वो बड़ा दिखाई देगा। बिंदु आवेश, बड़ा आवेश हो यदि, तो आप उसे दूर से देखें तो क्या है, बहुत छोटा दिखाई देगा। तो यानी ये बिंदु आवेश क्या होता है, एक आवेश होता है जो किसकी तरह दिखाई देता है, बिंदु की तरह, डॉट की तरह दिखाई देता है। तो आपने माना पहला आवेश बिंदु आवेश आपके पास Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश आपके पास Q2 है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद देखें तो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो आपका बल है ना, ये वैद्युत बल, भाई देखो ये आवेश प्लस का भी हो सकता है, ये भी प्लस का हो सकता है, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, है ना। ये माइनस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, या ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आप जानते हैं आकर्षण का बल। तो एक शब्द में कहें ना, एक शब्द में क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल।
तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो होता है ना, ये इस बल का जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों का गुणनफल और उसके कैसा है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती आप जानते हैं, यानी ये भी अंश में है और तो ये भी अंश में है। यदि आप Q1 को बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा। यानी आवेशों का परिमाण यदि बढ़ा दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसा आवेश जिसका परिमाण कम है, ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण क्या है, कम है, उनके बीच जो बल लगता है वो कैसा लगेगा, वो कमजोर बल होगा, है ना। लेकिन यदि आवेशों का परिमाण अधिक है तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, वो सशक्त बल होगा, प्रबल बल होगा। तो क्या कहा कूलाम ने, कूलाम के नियम के अनुसार इस बल का जो परिमाण है, वैद्युत बल का जो परिमाण है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूसरी बात वो कही उन्होंने, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है ना, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती आप जानते हैं क्या होता है, यदि आप इसे घटाओगे तो ये बढ़ेगा और इसे बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो ये बात कूलाम ने कही, ठीक है। अब बस आप यहाँ पे अच्छे समझने पे ध्यान दीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरी क्लासेस के नाम से, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, जिसे भी ग्रुप में ऐड होना हो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को कंबाइन कर दो। तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से, देखो समीकरण 1 में 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 को आप मिला दो तो देखो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 ऊपर रहेगा, Q1 Q2 ऊपर रहेगा, और ये जो R देखो जो अंश में था वो अंश में रहा, और जो हर में है वो आपका हर में रहेगा, ठीक है। तो जो अंश समीकरण 1 में 2 को मिलाने पर जो अंश में था वो अंश में रहेगा, जो हर में था वो हर में रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, समानुपाती का निशान हटता है तो एक क्या आता है, नियतांक आ जाता है। तो एक नियतांक ले लो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा एक नियतांक F बराबर K मान लो थोड़ी देर के लिए, Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर आपको। इसके बाद देखो प्रयोगों द्वारा देखा गया, कूलाम के द्वारा, यानी कूलाम ने प्रयोग किए तो हमसे पता चला ये जो आपका नियतांक है ना, इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। एक ग्रीक लेटर होता है, बता देता हूँ आपको, इसे क्या कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन भी कहते हैं, ये है ना, एप्सिलॉन भी कह सकते हो आप इसे, या एप्सिलॉन भी कह सकते हो। तो लिख देता हूँ EPSILON। इससे आप यदि परिचित नहीं है तो ये क्या होता है, एक ग्रीक अक्षर होता है ग्रीक भाषा का, जिसे आप एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन भी कहते हैं, इसे आप इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद आप देखोगे, ठीक है, तो के के स्थान पे क्या रख दोगे, लेकिन ये जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन एक अक्षर है जिसे एप्सिलॉन इस तरीके से बनाया जाता है, ये कहते हैं आप, लेकिन ये क्या है, ये आपकी माध्यम की वैद्युतशीलता है, इसे आप क्या कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। देखो माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता। देखो वैद्युतशीलता क्या होती है, वैद्युतशीलता का अर्थ ये हुआ, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, वैद्युत वैद्युत यानी वैद्युत का यहाँ पे अर्थ क्या है, एक तरीके से वैद्युत का अर्थ यहाँ पे आवेश है, और शीलता यानी उसकी क्षमता कितनी है, शीलता का क्या क्षमता से है, तो यानी ये के जो है उसी के सूत्र में तो आया है एप्सिलॉन, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो जाएगा, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। यानी इसका अर्थ ये है कि एप्सिलॉन माध्यम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि माध्यम की है, माध्यम बदलेगा तो जो वैद्युतशीलता है वो बदलेगी, वैद्युतशीलता बदलेगी तो के का मान बदलेगा, और के का यदि मान बदलेगा तो आप समझ सकते हो बल भी बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वैद्युतशीलता माध्यम का एक ऐसा गुण है, वैद्युतशीलता माध्यम का एक ऐसा गुण है जो ये बताती है कि बल कितना प्रभावित होगा, है ना, माध्यम के द्वारा। वैद्युतशीलता माध्यम का एक ऐसा गुण है जो यह प्रदर्शित करता है, जो यह बताता है कि बल माध्यम के द्वारा कितना प्रभावित होगा।
आप देख सकते हो माध्यम की वैद्युतशीलता अधिक होगी तो के का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। के का मान कम होगा तो बल का मान भी कम हो जाएगा, वैद्युत बल का। माध्यम की वैद्युतशीलता यदि बढ़ेगी तो के का मान कम होगा, के का मान कम होगा तो बल का मान भी कम होगा। एक बात। दूसरी बात क्या कहें, यदि माध्यम की वैद्युतशीलता घटेगी तो के का मान बढ़ेगा, के का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब बल का जो मान है वो निर्भर करता है इस नियतांक पे, और ये नियतांक निर्भर करता है माध्यम की वैद्युतशीलता पर। तो माध्यम की वैद्युतशीलता आपके समझ में आई होगी, यानी क्या होती है, किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल को डिफाइन करती है, उसे निर्देशित करती है कि कितना बल लगेगा और कितना नहीं लगेगा, कितना प्रभावित होगा, कितना बढ़ेगा या कितना बल घटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देख लेते हैं, तो ये यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो के का जो मान है आप यहाँ पे पुट करो तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। तो एक व्यंजक आपका इस तरीके से आ जाएगा। आपने क्या किया, के का मान ये वाला जो है यहाँ पे इस के स्थान पर रख दिया है, तो F बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया है, कूलॉम का नियम है। इसके बाद आप देखें ये जो है एप्सिलॉन, ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो उधर समझा देता हूँ आपको। माध्यम की वैद्युतशीलता है ये। अब देखो माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, माध्यम तो कोई भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि, यानी माध्यम क्या है, एक सामान्य शब्द है। तो माध्यम देखो क्या होता है, यदि निर्वात या वायु की बात करें आप, यदि निर्वात है ना, निर्वात आप समझते हैं जहाँ पे वायु नहीं है, वायु की बात करो, यदि निर्वात या वायु माध्यम हो तो देखो क्या हो जाएगा, F बराबर, एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इंटरचेंज हो जाता है किससे, एप्सिलॉन नोट से। इसे आप क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट। देखो एप्सिलॉन नोट का क्या मीन्स है, नोट का मीन्स यहाँ पे नहीं से है ना, तो इसका मतलब है ये जो है ना एप्सिलॉन नोट, इसे आप क्या कहते हैं, बताऊंगा इसका कारण। इसे आप कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। भाई आपका एप्सिलॉन क्या था, माध्यम की वैद्युतशीलता, तो ये क्या है आपका, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है ना, ये है आपकी निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, और इसका मान भी होता है। भाई देखो ये तो माध्यम की वैद्युतशीलता है, तो इसका मान नहीं होगा क्योंकि फिक्स नहीं है, माध्यम बदलता रहता है। लेकिन निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता निर्वात के लिए भी और वायु के लिए भी है ना, लगभग सेम ही होती है। क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसका आप मात्रा याद रख दीजिए, निकाल के बताऊंगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, पूरा लिख देना चाहे आप। तो देखो निर्वात या वायुगतिक माध्यम हो तो एप्सिलॉन नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन के स्थान पर क्या आ जाता है अक्सर, एप्सिलॉन नोट। और ये नोट क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, यहाँ क्या है, Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो आपका जो कूलॉम का नियम है, कूलॉम का जो नियम है वो सारा बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्या है इसका, ठीक है, एक्सप्रेशन हमने बनाया यहाँ तक, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आया है पहला सूत्र, और ये क्या है आपका दूसरा सूत्र। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।